नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम CGPSC मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हुए हैं उनका डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में जो भारत का इतिहास का भाग है, मतलब मेंस का जो पेपर 3 है उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पेपर होगा 2022 मेंस, जो कि 2023 में हुआ था। मेरा नाम राजन तिवारी। हमारे डिस्कशन का मेन उद्देश्य क्या होगा? डिस्कशन का मेन उद्देश्य ये होगा, देखिए सवाल आप कितना भी पढ़ लीजिए, ऐसे कुछ सवाल आते हैं जो हमसे नहीं बनते। उसमें मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, हर सवाल में आपको ये टारगेट करना है कि आधा नंबर, 1 नंबर वो लेना है, कुछ भी लिख के, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो कुछ सवाल इस पेपर में भी ऐसे आए थे जो हमसे नहीं बनते, लेकिन हम उसमें दिमाग कैसे लगा सकते हैं, अपने पूर्व ज्ञान का यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये सिलेबस आप याद कर लो। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, युद्ध, कूटनीति, तो ये पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। कृषि, भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तो तीनों के बारे में पता रहना चाहिए। तो जो भी यहाँ लिखा है ना वहीं से आएगा। ये देखो, प्रार्थना समाज लिखा है, इससे सवाल आएगा। रामकृष्ण मिशन से सवाल आएगा, ब्रह्म से सवाल आएगा, विजयनगर राज्य से सवाल आएगा, सूफीवाद लिखा है तो यहाँ से सवाल आएगा। ये कोई नहीं ध्यान देता। क्षेत्रीय भाषा में साहित्य का विकास, यहाँ से भी सवाल आएगा। फिर बोलते हैं कहाँ से आता है यार सवाल। तीसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ, हर्षचरित की प्रमुख बातों को रेखांकित कीजिए। ये सवाल पहला मैं इसलिए लिया क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं पढ़ता। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़े होंगे कि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। अब प्रमुख बातें हम कैसे बता पाएंगे, बताओ? अब मैं बताता हूँ कैसे बता पाओगे। देखो, कोई भी ग्रंथ, कोई भी अगर व्यक्ति लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा? कॉमन सेंस लगाना। कोई भी ग्रंथ लिख रहा है तो क्या लिखेगा? उसके अपने राजा कहाँ कहाँ जीता ये लिखेगा, उसके राज्य का प्रशासन कैसा था वो लिखेगा, कहाँ से कर लेते थे वो लिखेगा, किस धर्म को राजा मानता था वो लिखेगा, कैसी संस्कृति थी, कैसा पहनावा था वो लिखेगा। यही चीज़ तो लिखेगा ना यार, तो वही लिखा है। तो ऐसे सोचना है हमको। जैसे ये हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई। पहला, ऐतिहासिक महत्व। इसमें हर्ष के काल का वर्णन है। आप ये भी लिख सकते हो कि हर्ष के समकालीन जो भी राजा हैं उनका भी वर्णन होगा। युद्ध कहाँ कहाँ जीता ये मिलता है, प्रशासन के बारे में मिलता है, साहित्य के बारे में मिलता है, कला के बारे में मिलता है। इतना ही लिखा पता है ना, तो यही पॉइंट लिख सकते हो आप। लेखन शैली काव्यात्मक थी। सांस्कृतिक महत्व, उस समय की जीवन शैली पता चलती, परंपरा पता चलती है। धार्मिक महत्व, बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, वेनसांग उसी के समय आया था, शैव धर्म अपनाया, वो भी पता चलता है। निगेटिव, कोई भी जो चारण इतिहासकार है वो राजा की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई करेगा, इसलिए उसका वो निगेटिव है। लिख लिए ना, 4 नंबर भी बना सकते हो उससे। अगला है कि संगमकालीन दक्षिण भारत की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये भी आप कभी नहीं पढ़े होगे। अब मैं आपको बताता हूँ, राजस्व किसी भी राज्य का अगर आपको जानना है, राजस्व कैसे कमाई होती है किसी का भी, मौर्य का, गुप्त का, मेन होता है उस ज़माने में क्या थी? खेती। खेती मतलब किसानों से जो हम कर लेते थे, भूमि कर, उसी से राजस्व मिलता था। फिर पशुपालन भी आय का एक स्रोत था। उसके बाद था व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में क्या होता था? या तो आप देश के अंदर व्यापार करोगे या विदेश में व्यापार करोगे। तो राजस्व के यही मेन स्रोत होते थे। थोड़ा बहुत लूट थी। लूट मतलब जब युद्ध करते थे लूट के ले आते थे। अब देखो, मुख्य सोर्स भू राजस्व था, विदेशी व्यापार पर भी कर था। पुहार बंदरगाह, अगर आपको फैक्ट पता है लिख देना। युद्ध में जीता गया धन, जिसको बूटी बोलते थे, सड़कों में डकैती और चोरी रोकने का भी प्रयास करता था। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन अन्नागार का वर्णन कीजिए। ये भी हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़े होगे कि हड़प्पा में अन्नागार मिला है, मतलब ग्रेनरी मिली, जहाँ कुछ भी अपन जो भी खेती का सामान था, गेहूँ, जौ, इनको रखते थे। अब आप क्या बोल सकते हो? अन्नागार पहला आप जगह बता दो कि हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। दूसरा आप क्या बताओगे? वहाँ मोहनजोदड़ो में जो मिला है वो विशाल अन्नागार मिला है। अगला किससे बनेगा? अन्नागार ईंट से ही बनेगा ना यार, ईंट ही तो चलती थी उस समय। और एक आप क्या बता सकते हो कि अन्नागार वहाँ बनेगा जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होगा, तो पानी भर जाएगा ना इसमें। क्या रखेंगे? फसल रखेंगे, जौ रखेंगे, गेहूँ रखेंगे। और क्या आप बता सकते हो कि इससे पता चलता है कि वहाँ एक शहरी अर्थव्यवस्था थी। शहरी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अन्न को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं,
ग्रामीण में क्या है, खाए फिर उगाए फिर खाए। तो इतना सब आप वर्णन कर सकते हो, आपको कुछ नहीं पता तो भी। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, हड़प्पा में भी मिला है। अन्न रखने के लिए गेहूं जो रखते थे जनरली ऊंचे स्थान में रखते थे ताकि बाढ़ से बचा जा सके, और ईंटों से बनाया गया है। तो बेसिक कॉमन सेंस है कई चीज़ें जो आप सोच के लिख सकते हो, और कुछ इसके अलावा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहली लाइन तो वही लिख सकते हो कि मध्यम मार्ग मतलब अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यवहार, वो याद है आपको। मध्यम मतलब है कि कोई भी जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब अति, उससे आपको बचना है। हर जगह काम आता है, जीवन में भी काम आता है। आप एक्सट्रीम अति पढ़ोगे ना एक ही सब्जेक्ट, तो फिर बचना है ना उससे। सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सबको ध्यान करना है, और मध्यम मार्ग से ही आपको निर्वाण मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अगला है 5वां सवाल कि गुरु नानक जी के सामाजिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। अब समाज में क्या क्या सुधार करेंगे, चलो इसको भी ऐसे ही सोचते हैं। नहीं पता आपको तो, एक दर्शन में हम लोग पढ़े हैं, जो दर्शन वाला लेक्चर देखा होगा वो तो बना ही लेगा। एक जाति प्रथा खराब थी उस समय, एक धार्मिक कट्टरता थी, हिंदू मुस्लिम दंगा ये वो, महिलाओं के लिए गलत था, तो उसी को समाज में सुधार करेंगे। आइए देखते हैं। जाति प्रथा, धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, इसका विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और एकेश्वरवाद की बात की है। पंगत, संगत और लंगर की शुरुआत की है। मतलब वो जो लंगर आप सुने होंगे ना, वो तो देखते ही सिख धर्म में होता है। पंगत, संगत, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये गुरु नानक जी के सामाजिक विचार। दर्शन में भी आ सकता, वहाँ भी सेम चिपका देना। प्रार्थना समाज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सिलेबस में गुरु नानक भक्ति संत हैं इसलिए लिखा है, प्रार्थना समाज सिलेबस में स्पष्ट लिखा है, तो इसीलिए मैं आपको शुरू में ही सिलेबस दिखाया कि सिलेबस पढ़ना ही है। प्रार्थना समाज 1867 में श्री आत्माराम पांडुरंग ने बनाया। ये कैसे आप याद रख सकते हो, प्रार्थना करोगे तो आत्मा खुश होती है, तो आत्माराम पांडुरंग। इनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार लाना। मेन इनका था एकेश्वरवाद, एक ब्रह्म की उपासना, धर्म को रूढ़िवाद से मुक्त करना। सब सेम आ रहा है, ब्रह्म समाज पढ़ोगे ये भी यही बात करेंगे, एक ब्रह्म, धर्म को रूढ़िवाद से मुक्त करना, जाति प्रथा खत्म करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, नारी शिक्षा, बाल विवाह विरोध। मतलब बच्चों का विवाह मत करो, विधवा पुनर्विवाह करो, जाति को खत्म करो, धर्म को रूढ़िवाद से मुक्त करो, एक ब्रह्म की स्थापना लाओ, हिंदू धर्म में जो आडंबर है ये सबको खत्म करो, और महिलाओं को शिक्षा दो। कोई भी जो सुधार आंदोलन है इन्हीं के आसपास घूमेगा, ये आप ध्यान रखो। अगला सवाल हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काकोरी केस पर प्रकाश डालिए। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन, गदर आंदोलन, काकोरी केस, ये सब फोकस एरिया रहा है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का। काकोरी केस क्या था आपको पता होगा कि जो क्रांतिकारी थे उनके पास धन खत्म हो गया था, तो वो सोचे कि हम सरकारी खजाना लूटेंगे, और इसीलिए वो 9 अगस्त 1925 को जो संस्था है उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो सहारनपुर लखनऊ लाइन पे काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लेते हैं। कई क्रांतिकारी होते हैं, उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो जाती है, 4 को आजीवन कारावास होती है, 17 को लंबी सजाएं होती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल होते हैं, वो फरार हो जाते हैं। तो ये काकोरी कांड के बारे में बेसिक जानकारी है। उसके बाद क्या है, एक आखिरी सवाल है कि लॉर्ड कर्जन जो था उसके द्वारा प्राचीन स्मारक संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। ये भी चलिए आपको नहीं पता, प्राचीन स्मारक को संरक्षित करने के लिए क्या करोगे बताओ। एक तो कोई कानून ला सकता है वो, और क्या कर सकता है, ये बोल सकता है कि संग्रहालय बनाओ, और क्या कर सकता है, खुद पर्सनल इंटरेस्ट ले सकता है, और क्या कर सकता है, जो रियासत थी उनको बोल सकता है कि ये करो, जो राज्य थे, प्रोविंस थे, उनको बोल सकता है ये करो, कोई अधिकारी बना सकता है, यही तो करेगा ना, उसी के आसपास लिख दो यार। देखो क्या क्या किया है, वो एक एक्ट लाया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904, इसके तहत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया। क्या काम होगा जो भी करेगा, एक तो जो भी प्राचीन स्मारक हैं उनको रिपेयर करो,
आप भी वही करोगे ना, रिपेयर कराओगे, रिस्टोर कराओ जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है फिर से बनाओ, और प्रोटेक्ट कराओ। रिपेयर, रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन। उसके बाद रियासतों को भी बोला कि ऐसा प्रावधान तुम भी लेके आओ। और राज्य सरकार जो थी, रियासत मतलब जो देसी राजा वाली थी, और राज्य सरकार को संग्रहालय बनाने को बोला, जिसमें दुर्लभ वस्तुएं जो रहती हैं ना उनको रखा जा सके। अगला सवाल है 9वां सवाल कि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेगास्थनीज के बारे में बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होगी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था जो आया था। अब मेगास्थनीज की जो मूल किताब है उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मतलब सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, वो सिकंदर का सेनापति था, मतलब सिकंदर के मरने के बाद वो संभालने लगा, वो हार जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजता है। मेगास्थनीज जो किताब लिखता है उसका नाम है इंडिका। इंडिका अभी तक मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन दूसरे जो लेखक हैं वो इसका जिक्र करते हैं। तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटता है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर और शिल्पी, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद। मेगास्थनीज बोलता है कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य बोलता है कि 9 प्रकार के दास थे। तो वो समझ नहीं पाया होगा, विदेशी आदमी था, दास तो रहेगी यार भारतीय समाज में। अगला सवाल है कि विजयनगर राज्य के प्रांतीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम सवाल तो रिपीट होना नहीं है, तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पता रहना चाहिए। देखिए विजयनगर भी आपके सिलेबस में लिखा है। विजयनगर में प्रांतीय प्रशासन सबसे ऊपर साम्राज्य होगा, इसी सब में होता है, फिर राज्य होगा। नहीं पता तो भी ऐसा लिख ही सकते हो ना, जिला होगा, परगना होगा, मेला ग्राम होगा, ग्राम होगा। सबसे नीचे ग्राम होगा जिसको उर भी बोलते हैं साउथ में, उससे बड़ा 50 गांव का समूह होगा मेला ग्राम। फिर परगना कहलाएगा जिसको नाडु बोलते हैं, फिर जिला कहलाएगा जिसको वलनाडु बोलते हैं, फिर राज्य जिसको मंडलम बोलते हैं, और सबसे ऊपर साम्राज्य होगा। ये याद कर लेना, हर जगह काम आ जाएगा। सामान्यतः जो प्रांत का गवर्नर है वो राज परिवार से ही रहता था, मतलब राजा ही अपने बेटे को, भाई को भेज देता था, जिसका काम था शासन व्यवस्था बनाना। एक अयंगर व्यवस्था थी जो ग्रामीण प्रशासन के लिए थे, एक अमर नायकम करके व्यवस्था भी थी विजयनगर में। अगला सवाल है कि आत्मा के संबंध में सूफियों के विचार को समझाइए। सवाल नंबर 11। सूफी वो सब तो आपको थ्योरी पता है कि सफ़ा से बना है, पवित्रता, ऊन, ये सब उसका वो है। एक इस्लाम की उदार और रहस्यवादी विचारधारा है जो सूफीवाद कहलाती है। ये लाइन से शुरू कर सकते हो आप। इन लोग क्या बोलते हैं कि भगवान और व्यक्ति के बीच बॉन्डिंग जो है वो प्यार की होती है, मतलब हमारी जो आत्मा है वो भगवान से जुड़ी होती है। वो सुने होगे ना ज्ञाना मौला मेरे, मौला मेरे, मतलब वो भगवान को ना याद करते हैं आत्मा से। मतलब इसके अलावा वो बोलते हैं कि भगवान के प्रति आपका प्यार है, मतलब आपको इंसानियत से प्यार है, तो आपको जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसकी सेवा करना चाहिए। और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद को अनुशासन, स्व अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ये भी बोलते हैं। अगला सवाल आपका है कि टॉमस मुनरो और रीड की मद्रास भूमिकर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। अब देखिए कोई भी ये सवाल देखेगा ना तो डर जाएगा, बोलेगा यार ये तो आया ही नहीं, कहीं से भी पूछा है। आपको मैं दिखाया ना पीछे सिलेबस में लिखा है जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। आप रैयतवाड़ी पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है मुनरो और रीड ने चालू किया। मद्रास से भी पकड़ सकते हो, रैयतवाड़ी मद्रास में चालू हुई। अब भूमिकर व्यवस्था 3 ही है, जमींदारी तो किए नहीं, महलवारी मार्टिन बर्ड, हार्ट मैकेंजी इन लोग किए, तो मुनरो और रीड रैयतवारी की। अब रैयतवारी के बारे में लिख दो। रैयत मतलब होता है किसान, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें किसानों से सीधा हम लगान वसूलते हैं वो कहलाता है रैयतवारी। प्रत्यक्ष रूप से किसान या जनता के साथ वो होता है, क्या बोलते हैं, करार होता है कि तुमको इतना लगान देना है। 1792 में रीड ने 12 जिले में पहली बार लागू किया। 1820 में मद्रास में लागू हुई, उस समय गवर्नर मुनरो था, इसलिए मुनरो और रीड इसमें क्या करते हैं कि भूमि से होने वाली जो औसत आय है उसका अनुमान लगा के भू राजस्व निर्धारित कर देते हैं और वो किसानों से लेते हैं। जमींदारी मतलब जमींदार वसूलते हैं, और महलवारी मतलब पूरे गांव से वसूलते हैं। इसको ऐसे आप चार्ट बना के याद कर लेना।
कि जमींदारी, महालवारी और रैयतवारी। रैयत सीधा रैयत देता है, महालवारी पूरा गांव देता है, जमींदारी जमींदार से लेते हैं। कौन कौन चालू किए, जैसे जमींदारी कार्नवालिस था, महालवारी बर्ड मैकेंजी थे, रैयतवारी अभी देख लिया हम, रीड था और मुनरो था। तो बन जाते हैं ऐसे सवाल, सिलेबस में लिखा है, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। स्वराज दल की स्थापना के क्या कारण थे? स्वराज दल भी मेंस में कई बार पूछता है, यही PYQ का महत्व है, एक बार देखना और पहले पूछा है। स्वराज दल आपको पता होगा कि जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, गांधी जी अचानक वापस ले लिए, तो गांधी जी को अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल देते थे। अब गांधी जी जेल में है तो एक वैक्यूम आ गया, वैक्यूम मतलब समझ रहे, निर्वात आ गया कि करें क्या। तो उस समय क्या है कि उस समय के जो नेता थे चित्तरंजन दास, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो बोले कि हम क्या करते हैं ना, उसी समय चुनाव होना था प्रांतीय असेंबली में और बाकी जगह भी, तो बोले कि हम विधानमंडल में, विधायिका में प्रवेश करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चलते हैं, वहाँ जाके अंग्रेज़ों के कामकाज को बाधित करेंगे, सरकार के कामकाज को। प्रस्ताव लेके आते हैं गया अधिवेशन में, अध्यक्ष प्रस्ताव लेके आता है, कांग्रेस में अस्वीकार हो जाता है। ये बोलते हैं मेरी बेइज्जती हो गई, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। चित्तरंजन दास इस्तीफ़ा दे देते हैं और मोतीलाल नेहरू भी उनके सहयोगी रहते हैं। तो वो दोनों मिलके फिर बाद में एक दल बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्वराज दल, जिसका उद्देश्य होता है कि विधानमंडल में प्रवेश करके सरकार के कामकाज को हम बाधित करेंगे, मतलब सरकार को काम करने ही नहीं देंगे, बोले वहाँ घुस के। अब गांधी जी आते हैं, गांधी जी को लगता है यार कांग्रेस को ना एक करना बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी मस्त आदमी थे, वो बोले अच्छा तुमको चुनाव लड़ना है ना, कांग्रेस के अंदर लड़ो। तो फिर उनको कांग्रेस के एक B पार्टी बना देते हैं कि ठीक है तुम, कांग्रेस मान्यता दे देती है कि चुनाव लड़ो। क्यों होता है? वही कारण, असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, तो निराशा का माहौल होता है उसको ख़त्म करने के लिए। धीरे से लड़ते हैं, ठीक ठाक सफलता भी मिलती है, लेकिन आगे फिर चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। फिर असहयोग मतलब ये स्वराज दल खुद फिर स्वराज कांग्रेस खिलाफत पार्टी वापस कांग्रेस में मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर के सवाल। मतलब अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, जो बाकी जो सवाल बचे हुए उनको हम कवर करेंगे। ऐसे जल्दी जल्दी हम बाकी सब्जेक्ट का भी कवर करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके सुझाव होंगे, सलाह होगी, वो बिल्कुल बताइएगा। दर्शन शास्त्र में लेके आऊँगा वीडियो। 2 आप लोग अभी अच्छे से देखे नहीं हो, तो ये बोलता हूँ ना, देख के दूसरों को भी दिखाया करो। ठीक ठाक लोग देखते हैं ना तो मन करता है और बनाओ, नहीं भी देखेंगे तो भी बना दूंगा, चिंता मत करो। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। पढ़ के अच्छा लगता है और बनाने का मन करता है, और कोई बात नहीं है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।